हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। सिंसियरली अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में आप सब लगे हैं एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 12 अप्रैल 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 एज वेल एज 2026 के एग्जामिनेशंस के लिए। साथ ही साथ जितने भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सबको ध्यान में रखते हुए भी हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस आज के सेशन में करेंगे। ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि 12 अप्रैल के द हिंदू में जो करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट, उसमें से अगर एमसीक्यूज पूछे गए, क्वेश्चंस अगर बनाए गए, तो किस तरीके से एमसीक्यूज को फ्रेम किया जा सकता है। एंड अगर कहीं पर मेंस में आंसर राइटिंग में अगर आपको इस डाटा का इस्तेमाल, जो भी करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें जो भी डाटा हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका अगर कहीं पे यूज़ करना है तो कैसे आप यूज़ करें उसका, ताकि मेंस में इफेक्टिव आंसर्स आप लिखकर तैयार कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप फेच कर सकें, अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें और अपना सिलेक्शन ले सकें। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं आज के सेशन में सीखने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, ये भी बिगिन 12 अप्रैल 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं। चलें पहला समाचार देखते हैं। तो पहली न्यूज़ ये है कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो चल रहा है उसमें चाइना ने अमेरिका के ऊपर अब पलटवार किया है और वो अमेरिका से जितना भी सामान इंपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर 125% टैरिफ उसने लगा दिया। मतलब ये कि अगर अमेरिका से कोई सामान अभी तक बीजिंग में या फिर चाइना में 100 रुपए का बिक रहा था, तो अब ये जो टैरिफ लगाया गया है उसके बाद में वही सामान 225 रुपए का बिकेगा। आपको बात समझ में आ रही होगी कि जो चीज पहले 100 रुपए की बिक रही थी वही अब जो है 225 रुपए की बिकने लगेगी। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज एकदम से इतनी महंगी हो जाएगी तो फिर आप उसको खरीदा नहीं जाएगा। उसको खरीदा नहीं जाएगा तो उसकी जो सेल्स हैं किसी देश में कम हो जाएंगी, और सेल्स जब कम होती हैं तो फिर जो भी व्यापारी उस सामान को इंपोर्ट कर रहे थे धीरे धीरे वो उसका इंपोर्ट कम कर देते हैं और एक वक्त के बाद में उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। इस तरह से कोई पर्टिकुलर सामान किसी देश से, एक मार्केट से पूरी तरह से बाहर हो जाता है अगर उसके ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेटली बहुत ज्यादा टैरिफ या फिर बहुत ज्यादा इंपोर्ट के वक्त में टैक्स लगाया जाता है। तो ये टैक्स लगाकर बेसिकली चाइना ने अमेरिका का जो सामान है वो अपने देश में बहुत ज्यादा महंगा कर दिया। अब ऐसा किया क्यों गया है, इसकी वजह यह है कि इसके पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना से जितना भी सामान अमेरिका में इंपोर्ट हो रहा था उसके ऊपर 145% टैरिफ लगा दिया था। मतलब ये कि अगर कोई चीज चाइना से अमेरिका में इंपोर्ट होकर गई थी और 100 रुपए की बिक रही थी तो आपको 145% टैरिफ लगने के बाद में 245 रुपए की बिकेगी। जाहिर सी बात है, इन्होंने भी चाइनीज सामान जो है अपने देश में डिस्प्रोपोर्शनेटली महंगा कर दिया था। ये भी वही ट्रिक खेल रहे थे चाइना के साथ में कि भाई तुम हमारे देश में जो है अपना सामान बेच ही नहीं पाओगे। तो चाइना ने भी वही खेल इनके साथ में खेला है कि हम भी आपको अपने देश में फिर सामान नहीं बेचने देंगे और 125% का जो टैरिफ है वो लगा दिया। हालांकि ये टैरिफ लगाते वक्त अब ये जो चाइना और अमेरिका के बीच में एक तरीके का ट्रेड वॉर जो शुरू हो गया है, चाइना ने ये भी बोला है कि वो वॉशिंगटन के साथ में बैठकर डायलॉग की मदद से ये जो एक तरीके की तनातनी इनके बीच में हो गई है इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम जो टैरिफ आप हमारे ऊपर लगा रहे हो उसी के रिटेलिएशन में अगर हम भी आपके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, ये बताकर चाइना ने एक बात क्लियर कर दी है कि वो बैक डाउन तो नहीं करने वाला। ठीक है जी, ये बात चाइना ने यहां से साबित कर दी है कि वो अमेरिका के दबाव में आके झुकेगा नहीं, क्योंकि अगर वो झुका तो कहीं ना कहीं उसकी ग्लोबल जो एक इमेज है राइजिंग सुपर पावर की, जो नेक्स्ट आपका अमेरिका को टक्कर देने वाला देश सोवियत यूनियन के बाद में जो चाइना होगा ऐसा दुनिया जो देख रही है, इसकी जो ये पूरी की पूरी इमेज है इसको बहुत बुरा धक्का लग जाएगा अगर चाइना किसी भी तरीके से यहाँ से बैक डाउन कर गया। और इसके अभी फिलहाल आसार भी जो है होते हुए नहीं दिख रहा है। तो ये तो जो है अभी की कहानी है। अब ये जो पूरा ट्रेड वॉर है वो कैसे शुरू हुआ था और यहाँ तक नौबत कैसे आई कि अमेरिका वालों ने जो है चाइना के सामान के ऊपर 145% टैक्स लगा दिया है और चाइना वालों ने अमेरिका के सामान के ऊपर 125% टैक्स लगा दिया है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि ये न्यूज आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, इससे फायदा क्या है और क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत हुई थी 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को ट्रंप चाचा ने ये बोला कि भाई मैं दुनिया भर में जितने भी देश हैं सबके ऊपर टैक्स लगा रहा हूँ, सबके ऊपर जो भी सामान मैं वहां से इंपोर्ट करता हूँ उसके ऊपर मैं टैरिफ लगा रहा हूँ। और इसी में उन्होंने चाइना के ऊपर जो है 34% टैरिफ लगा दिया। हमारे ऊपर भी लगभग 29% या 26% लगाया था और बाकी देशों के ऊपर भी जो है टैरिफ वगैरह लगाए थे। खैर, चाइना के ऊपर 34% टैरिफ या फिर 34% टैक्स चाइना से जो भी सामान इंपोर्ट हो रहा था उसके ऊपर लगा दिया। उसके पहले से जो है उस पर 20% टैक्स लगा हुआ था। तो टोटल जो टैरिफ था चाइना के ऊपर या चाइना से जो सामान इंपोर्ट होकर आ रहा था उसके ऊपर हो गया 54%। 2 अप्रैल को ये सारा काम हुआ था और इस दिन को ट्रंप चाचा ने लिबरेशन डे जो है उसके नाम से संबोधित किया, डिनोट किया। इनका कहना यह था कि अमेरिका के साथ में बहुत गलत हो रहा है, लोग अमेरिका को सोने की मुर्गी समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं, सब फायदा उठा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन वाले जो है वो चूना लगा रहे हैं, चाइना जो है वो चूना लगा रहा है, इंडिया वाले जो है वो चूना लगा रहे हैं, सब जो है हमको लूटमार कर रहे हैं। तो ये जो आर्थिक तरीके से हमारा जो शोषण हो रहा है उससे लिबरेट करने के लिए जो मैं टैरिफ लगा रहा हूँ, इसके चलते मैं इसको लिबरेशन डे बोलूंगा।
ये सब फैंसी बातें कर कर के भाई साहब ने टैरिफ लगा दिए। उसके जवाब में 4 अप्रैल को चाइना ने जो है उतना ही टैरिफ अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले सामान पर लगा दिया जितना अमेरिका ने इनके ऊपर लगाया था, 34% एग्जैक्टली, ना कम ना ज्यादा। इसके जवाब में 7 अप्रैल को ट्रंप ने जो पहले से 54% टैरिफ लगा हुआ था उसके ऊपर 50% टैरिफ और लगा दिया। तो अब जो सामान 100 रुपए का 154 रुपए में 100 रुपए का जो सामान था जो 154 रुपए में बिक रहा था, अब वो 50% ज्यादा टैरिफ लगने के बाद में 204 रुपए में बिक रहा था। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये 104% टैरिफ इन्होंने लगा दिया। इसके जवाब में चाइना ने फिर 50% टैरिफ लगा दिया, एग्जैक्टली उतना ही बढ़ाया जितना अमेरिका ने बढ़ाया। तो 50% टैरिफ लगाकर उन्होंने अमेरिका से जो सामान इंपोर्ट हो रहा था उसके ऊपर ओवरऑल टैक्स 84% कर दिया। अब इसके जवाब में ट्रंप चाचा ने फिर इनके ऊपर टैक्स लगा दिया 40% का, और इसके ऊपर 40 नहीं 41% का, और इसके ऊपर जो टोटल टैरिफ है वो पहुंचा दिया 145%। अब 145% जब टैरिफ इन्होंने कर दिया तो उसके जवाब में अब इन भाई लोगों ने फाइनली यूएस इंपोर्ट के ऊपर और फर्दर टैक्स बढ़ा के 125% कर दिया है। और कहानी यहां पर भी नहीं रुकेगी। इसके बाद चाइना वालों ने ये बोला है कि अब ना तो हमारा सामान जो है प्रैक्टिकली अमेरिकन मार्केट में इतने टैरिफ के साथ में बिक सकता है, और ना अमेरिका वालों का जो सामान है इतने टैरिफ के बाद में हमारे मार्केट में बिक सकता है। अब इसके बाद में अगर चाइना ने हमारे ऊपर और ज्यादा टैरिफ लगाया तो उसको फिर हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। इसके पीछे का लॉजिक भी है। 100 रुपए का अगर कोई सामान था, अब चाइना का वो सामान अमेरिका में 145% टैरिफ लगने के बाद में 245 रुपए का बिकेगा। उसके कंपटीशन में जो सामान था अगर हम लोग मान लेते हैं 95 रुपए से लेके 105 रुपए तक के बीच में बिक रहा होता तो उसकी कीमत तो अभी भी उतनी है। ये सामान जो उसके चाइना से आ रहा था उसके कंपटीशन में 100 की जगह 245 रुपए का बिकेगा, तो वैसे भी अमेरिका के मार्केट में इनका सामान बिकने नहीं वाला, वो इकोनॉमिकली जो है अनवाइबल हो गया। इसी तरीके से जो सामान 100 रुपए का अमेरिकन चाइनीज मार्केट में बिक रहा था वो इनके 125% टैरिफ के बाद में 225 रुपए का बिकेगा। तो ये भी जो है एक तरीके से इनका भी सामान अब प्रैक्टिकली अनवाइबल हो गया, क्योंकि इसके कंपटीशन में जो सामान था वो तो अपनी रेट पे बिक रहा होगा। तो अब इन्होंने एक तरीके से प्रैक्टिकली एक दूसरे के लिए मार्केट अपना बंद कर दिया। इस पर फिर अब बीजिंग का कहना यह है कि अब तुम और टैक्स लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब तो बनता नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात हो गई है। अब जो हमारा सामान आपके देश में नहीं बिक पाएगा, आपका सामान फिर हम अपने देश में नहीं बेच पाएंगे, इतना टैरिफ हमने लगा दिया। इसके बाद आप और टैरिफ लगाओगे तो हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। हालांकि ये जो ट्रेड वॉर अमेरिका ने शुरू कर दिया है इसका फायदा किसी को होने नहीं वाला। अब ये जो आपका अल्टीमेटली आपको जो है टेबल पर आना पड़ेगा। तो हम अभी भी बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से कि टेबल पर आ जाओ, अपन बातचीत करते हैं, और बातचीत कर शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको चाट वाट खाने भेजेंगे, और वहां पर दोनों भाई लोग जो है बैठकर कोई डिसीजन ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो इससे फायदा तो किसी का नहीं होने वाला, दोनों जो है नुकसान में जाने वाले हैं। प्लस और ज्यादा अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने के लिए चाइना ने अब किया ये है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स करके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनाने में। जैसे कि आपके इंटीग्रेटेड चिप्स वगैरह हो गए, तो उसमें जो है और इलेक्ट्रॉनिक का जो दूसरा सामान है उनको बनाने के लिए ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सबसे बड़ा सप्लायर जो है दुनिया में वो चाइना है। उन्होंने इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई को भी जो है कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, इसकी जो सप्लाई है उसको भी कम कर दिया है। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स से जितना भी आपके इलेक्ट्रॉनिक के सामान बनते हैं उसकी जो मेजर कंपनीज हैं वो सारी की सारी अमेरिकन है। अगर ये रेयर अर्थ एलिमेंट की अब सप्लाई कम होगी तो उन सारी अमेरिकन कंपनीज के प्रोडक्शन को जो है डेंट लगेगा, और उससे भी जो है अमेरिकन इकोनॉमी को हिट किया जा सकता है। तो टैरिफ के अलावा चाइना ने एक पत्ता जो है ये भी चल रखा है, इससे भी जो है वो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद में कहना वही है कि अल्टीमेटली टेबल पर आ जाओ, अब इतनी जिद जो है वो अच्छी नहीं है, और ना आप हमारा नुकसान करो ना हम आपका नुकसान करते हैं, और बैठकर फिर जो है शांति से कुछ हम लोग फैसला कर लेते हैं। अब ये जो न्यूज है ये मैंने आप लोगों के साथ में शेयर क्यों करी, इसके 2 रीजन है। देखिए, एक तो इससे हमको ये समझ में आता है जीएस पेपर 3 जिसमें इकोनॉमी पूछी जाती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात तो हमको ये समझ में आती है कि टैरिफ्स एक देश की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। टैरिफ्स अगर आप किसी सामान के ऊपर लगा दोगे, किसी देश के सामान के ऊपर, आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि भाई इस देश के साथ में जो है अब अपना 36 का आंकड़ा हो गया, इसका सामान अपने देश में नहीं बिकने देना, इसको अपने देश से पैसे नहीं कमाने देना, तो उसमें फिर आप करोगे ये कि आप टैरिफ जो है एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे। जैसे आपने टैरिफ उस देश से आने वाले सामान के ऊपर एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ा दिए तो उसका सामान फिर आपके देश में बिक नहीं पाएगा, अल्टीमेटली वो जो है आपके मार्केट से बाहर हो जाएगा। इससे वो जितना पैसा आपकी इकोनॉमी से कमा रहा था वो सारा का सारा पैसा जो है उसने आपकी इकोनॉमी से कमाना बंद कर दिया। ये जो है उसके लिए डिसएडवांटेज की पोजीशन हो गई, डिसएडवांटेजेस स्थिति में जो है उसके चलते आ गया। तो एक तो अपने को ये बात समझ में आई यहां से कि टैरिफ जो है वो किस तरीके से काम करते हैं, और टैरिफ का जो पूरा का पूरा एक वॉर है वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है अपने राइवल को डेंट पहुंचाने के लिए।
एक बात इससे ये भी समझ में आती है अल्टीमेटली कि इसमें कोई एक विनर निकल कर नहीं आता, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी अब एक दूसरे के साथ में इतना इंटीग्रेट हो चुकी है कि कोई एक विनर निकल के नहीं आता। अगर चाइना को नुकसान हो रहा है तो अमेरिका भी नुकसान उठा रहा है, और अगर अमेरिका को नुकसान हो रहा है तो फिर चाइना भी अल्टीमेटली नुकसान उठा रहा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस पूरे तमाशे में कहीं ना कहीं आपदा में जो अवसर वाली बात है वो इंडिया के लिए एक मौका है। बहुत सा ऐसा सामान जो चाइना जो है सस्ते दाम में अमेरिका को बेच दिया करता था, इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेसिफिकली जो सामान है, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज ने अपनी सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग मोर और लेस चाइना में जो है सेटअप कर रखी है बिकॉज ऑफ चीप लेबर एंड ऑल। तो ये जो चाइना में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी और बड़ी मात्रा में जो अमेरिका और बाकी देशों में सामान सप्लाई हो रहा था, उसमें खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बहुत जो है सप्लाई होता था। तो अब क्योंकि इसके ऊपर लग गया है 145% टैक्स, तो वो चाइनीज माल जो है वो अमेरिका में बिक नहीं सकता। अब उसको अगर हम लोग किसी तरह से जल्दी अगर रिप्लेस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एडवांटेज है। ट्रंप ने हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाया था, हम लोगों ने क्या किया, उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। हम लोगों ने उसको रिटेलिएट या रिस्पॉन्ड नहीं किया कि हमने भी पलट के उतना ही टैरिफ लगा देना है, उतनी अकड़ में हमने वो काम नहीं किया। उसका फायदा ये हुआ कि ट्रंप ने हमारे ऊपर उसको वो जो टैरिफ लगा रखा था उसको भी जो है 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया, और सिर्फ आज की तारीख में हमारे ऊपर 10% टैरिफ जो है वो लगा के रखा हुआ है। मतलब अगर हमारा सामान पहले 100 रुपए का बिक रहा था तो वो 10% टैरिफ के बाद में 110 रुपए का बिकेगा। ये अभी हमारी स्थिति है। अब वही सामान चाइना का अगर 100 रुपए का बिक रहा था तो वो जो है अब 145% के बाद में 245 रुपए का बिकेगा। इसका फायदा उठा के अगर ये जो मेजर सामान चाइना वाले सप्लाई करते थे अमेरिका को, उसको अगर हम रिप्लेस करना शुरू करें तो कहीं ना कहीं हम यूनाइटेड स्टेट्स के एक मेजर ट्रेड पार्टनर के तौर पर उभर सकते हैं। इससे दो बातें होंगी, एक तो हम भर भर कर डॉलर कमाएंगे, दूसरा यह है कि कहीं ना कहीं हमारा जो सामान है वो अमेरिकन मार्केट में खुलकर बिकेगा, ज्यादा बिकेगा, हमारी भी अपनी एक रिलायबिलिटी बनेगी। इससे हमें भी जो है रेवेन्यू कमाने के अलावा अपना एक नाम बनाने का मौका मिलेगा। जो एक चाइना का एक नाम या एक ब्रांड जो बन गया है, कहीं ना कहीं हमको भी जो है उस मार्केट को पेनिट्रेट करने का मौका मिलेगा। और सबसे जरूरी बात यह है, कहीं ना कहीं इंडिया अगर यूनाइटेड स्टेट्स को साथ लेकर आगे बढ़ने में इसमें कामयाब होता है तो कहीं ना कहीं फिर आगे जो फर्दर आपके ट्रेड निगोशिएशन इनके साथ में चल रहे हैं, और अमेरिका से जो हम लोग वेपन्स वगैरह खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, वहां पर भी हम लोग इसका लेवरेज ले सकते हैं। इस तरह से ले सकते हैं कि देखिए साहब, चाइना आपके खिलाफ खड़ा हो गया, आपने हम पे टैरिफ लगाया, हमने देखें उसका रिस्पॉन्ड नहीं किया, हम उसके लिए भी शुक्रगुजार हैं कि आपने भी जो अल्टीमेटली उस टैरिफ को हमारे ऊपर से सस्पेंड किया। एंड देखें, एक दूसरे के खिलाफ काम करने से बेहतर यह है कि एक दूसरे को साथ लेकर चला जाए। दूसरी चीज यह है कि देखें, चाइना आपका दुश्मन है, चाइना एक तरीके से हमारा भी कॉम्पिटिटर है। अगर दुश्मन नहीं है तो हमें वेपन्स वगैरह की जो सप्लाई में आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में अड़ंगे लगा रहे हो, या फिर F-35 बेचने में जो आपकी शर्तें आपने लगाई हैं, बहुत आपके जो सामान सप्लाई होना है उसमें आप डिले कर रहे हो, ये सारी चीजें बंद करो। कुछ कीमत वगैरह में थोड़ी बहुत कमी की बात कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका भी कॉम्पिटिटर चाइना है, हमारा भी कॉम्पिटिटर चाइना है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस तरीके से इनको फिर बॉटल में उतारा जा सकता है, और कहीं ना कहीं हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है उसमें भी हम लोग फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से एक चीज और है कि हमारे जो पड़ोस में पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, और जो आसपास के जो दूसरे देश हैं, वियतनाम वगैरह हो गया, इनके ऊपर भी जो है बम्पर टैरिफ लगाया गया। अब यहाँ से भी जो सामान सप्लाई होता है, जैसे पाकिस्तान से शायद आपका जो ग्रेन्स वगैरह हैं, चावल वगैरह, ये थोड़े बहुत खरीदे जाते हैं। वैसे ज्यादा तो खैर नहीं बिकते हैं, बट फिर भी जो भी थोड़ा बहुत है, हम चाहें तो उस मार्केट को भी जो है कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षा हमारे ऊपर टैरिफ कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम है, और हम प्रोडक्शन भी ठीक ठाक करते हैं, क्वालिटी भी हमारी ठीक है। तो और हमारा सामान जो है अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन भी देगा। ये नहीं है कि सामने वाला घर लेकर गया और हमारे सामान को जो है उसने इस्तेमाल किया, पता चला वो फटफटा गया, ऐसा तो होने वाला नहीं है। सामान हमारा ओवरऑल अच्छी क्वालिटी का ही होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत से हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं रीजनल लेवल पर, उनको भी जो है उनका भी बिजनेस हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, और एक मेजर इकोनॉमी के तौर पर राइज करने में हमें मदद मिलेगी। कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को जो है एक गजब का बूस्ट इससे मिल सकता है, और वो जो हमारी 5 ट्रिलियन का ख्वाब है वो वक्त से पहले जो है हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो जिसके चलते ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और हमको इसको ध्यान में रखना है। आगे फर्दर इसमें जो जो अपडेट्स आते रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए जो है इस न्यूज में इतना ही। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। अब अगले समाचार में हमको एक कार्ड के बारे में बात करनी है, और इस कार्ड का नाम है मुंबई वन। तो समाचार यह है कि महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस announced that a unified Mumbai One card will be launched soon to allow commuters to access all modes of public transport in Mumbai metropolitan region, including the suburban railway, metro, monorail and city buses with a single tap। मतलब ये कि एक कार्ड जिसका नाम है मुंबई
वन, इसको बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा। और इस कार्ड की मदद से मुंबई महानगर में जितने भी आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम हैं, चाहे उसमें आपका मेट्रो आती हो, चाहे मोनोरेल आती हो, सिटी की बसेस हो, चाहे सब अर्बन रेलवे जिसको मुंबई की लोकल ट्रेन भी बोला जाता है, ये सारे के सारे जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि मुंबई अपने आप में एक बहुत ज्यादा आबादी वाला शहर है, लगभग 1 से 2 करोड़ के बीच में लोग जो है वहां पर रहते हैं, लाखों की संख्या में जो है लोग रेगुलर ट्रैवल करते हैं। तो इस तरीके से जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो कई बार क्या होता है ना कि अब आपने घर से निकले, आपने एक सिटी बस ले ली, सिटी बस लेकर आप अल्टीमेटली फिर एक लोकल पे पहुंचे, लोकल से आपने फिर जो है ट्रेन पकड़ी, फिर आपने एक दूसरी लोकल ली और इस तरह से आप अपने गंतव्य पे पहुंचे, या फिर मेट्रो ले ली, मोनोरेल ले ली। तो कई बार होता क्या है कि आपको कम्युनिकेट करने के लिए, एक से दूसरी जगह जाने के लिए बस, मोनोरेल, मेट्रो, इनके कई कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब या तो आप ये करो कि हर एक के लिए रेगुलर जो है अपना अलग अलग किराया दो, या फिर आप ये करो कि सबके जो है अपने जो मंथली कार्ड्स वगैरह बनते हैं वो कार्ड्स वगैरह बनवाओ और सारे के सारे कार्ड्स लेकर रेगुलर ट्रैवल करो। ऐसी स्थिति से बचने के लिए अब इनका कहना यह है फडणवीस जी का कि क्योंकि ऐसे लोग जो है उनकी संख्या लाखों में है, तो उनको सुविधा देने के लिए हम ये कर रहे हैं कि मुंबई का जो आपका पूरा मेट्रोपॉलिटन रीजन है, मुंबई का जो शहर है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एमएमआर, इसमें जितने भी आपके मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन चल रहे हैं सबके लिए एक्सेसिबल एक कार्ड मुंबई वन बनाया जाएगा कि आपने अपनी बस पकड़नी है तो उसके लिए भी आप इससे पेमेंट कर सकते हैं, मोनोरेल लेनी है तो उसके लिए आप इससे पेमेंट कर दो, मेट्रो जाना है तो उसके लिए भी यही कार्ड चल जाएगा, लोकल ट्रेन पकड़नी है तो उसके लिए भी यही कार्ड पकड़ जाएगा, यही कार्ड चल जाएगा। इस तरीके का जो ये कार्ड हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। और इस कार्ड का नाम जो है वो रखा गया है मुंबई वन। The integration with the railway ticketing system was already in progress and it will be completed within a month. तो रेलवे की जो है, एक तो मोनोरेल हो गई और उसके अलावा आपका मेट्रो हो गई और लोकल ट्रेन हो गई, इसमें ये कार्ड ऑपरेट कर सके, इसके लिए सबसे जरूरी ये था कि आपका जो रेलवे का टिकटिंग सिस्टम है उसके साथ में इसको इंटीग्रेट किया जाए। क्योंकि ये कार्ड आने के बाद में अब कहानी ये है कि आप सीधे सीधे ट्रेन में चढ़ोगे, अब आप टिकट तो लोगे नहीं, तो ट्रेन में आप डायरेक्ट चढ़ जाओगे और वहां पे या तो टिकट कलेक्टर आपका ये बना दे, नहीं तो दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप इस कार्ड की मदद से ही जो है अपना टिकट वगैरह ले लोगे और पेमेंट वगैरह की जगह जो भी आपका इसमें अपना बैलेंस वैलेंस आप महीने के महीने चलाओगे, उससे वो पैसा कट के रेलवे को जाएगा। तो उसके लिए दोनों में से जो भी माध्यम आप लगाओ, टीसी से आप ऑनलाइन टिकट बनवाओ चाहे तो रेल में, या जब आप ट्रैवल कर रहे हो, या फिर रेल में चढ़ने के पहले आप टिकट काउंटर से टिकट खरीदो मगर इस कार्ड से पेमेंट कर दो, दोनों के लिए जरूरी यह है कि आपका रेलवे का जो टिकटिंग सिस्टम है उसके साथ में इस कार्ड का इंटीग्रेशन जरूरी था। तो उसके ऊपर काफी वक्त से काम चल रहा था, महीने भर से उस पर प्रोसेस जारी थी और मोर और लेस जो है वो खत्म हो गई। एंड लगभग 1 महीने के अंदर अंदर इसका जो पूरा आर्किटेक्चर है, किस तरह से ये कार्ड ऑपरेट करेगा, कितने मैक्सिमम जो है कार्ड्स वगैरह की लिमिट होगी, और उसके बैकअप वगैरह भी बनाए जाते हैं कि कल को सिस्टम क्रैश हो गया, इस सब के लिए क्या बैकअप वगैरह किया जाएगा, वो सारी चीजें जो है इन्होंने तैयार करी। This move will revolutionize how Mumbai people travel, as it will allow access to all modes of public transport by using just a single card। तो वही बात जो मैंने आपको बताई कि एक तो मल्टीपल कार्ड्स लेकर चलने की जो आपकी समस्या है उससे बच गए, दूसरा आप कैश ट्रैवल लेकर चलने से बच जाओगे, आप जो आपको एक्स्ट्रा जो है हर एक जो मोड ऑफ ट्रैवल में आपको पैसे देना पड़ रहे थे उसमें भी आप जो है कुछ बचत कर लोगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो है ये इससे हो जाएगी। इसके अलावा मुंबई वन कार्ड इज पार्ट ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट लार्जर प्लान towards modernizing the urban transport in the city by offering seamless and cashless connectivity across various public services। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इससे फायदा ये होगा कि एक तो आपको जो है कैश वगैरह कहीं पे नहीं करना पड़ेगा, अगर कैश पे नहीं करना पड़ेगा तो इससे करप्शन नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा तो सबसे जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपका जो रेवेन्यू का लॉस हो जाता था इसके चलते गवर्नमेंट को, वो रेवेन्यू का लॉस नहीं होगा। एंड क्योंकि आप इस तरीके के कार्ड या तो मंथली बनवाओगे, बाई मंथली बनवाओगे, 6 महीने के लिए बनवाओगे, साल भर के लिए बनाओगे, तो आप एक बार में लंप सम अमाउंट जो है वो पे करोगे। लंप सम अमाउंट अगर आप पे करोगे तो सरकार के हाथ में इकट्ठा पैसा भी आ जाएगा, इससे सरकार को भी जो है एक बार में अगर बड़ा पैसा मिल जाता है तो उससे वो आपके ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज को ज्यादा बेहतर तरीके से जो है उसके एक्सपेंशन के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए जो है पैसा वगैरह लगा सकते हैं। एंड कैशलेस होने का एक फायदा ये भी है कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है बहुत फास्टली ऑपरेट कर सकता है। जैसे आपका फास्टैग हो गया, फास्टैग की पूरी प्रोसेस जो है बहुत तेज ऑपरेट करती है क्योंकि उसमें कैशलेस सिस्टम है और एकदम वायरलेस है सब कुछ, आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है ऑनलाइन ऑपरेट करता है। तो इस तरीके के फायदे होने के चलते कई सारे एडवांटेजेस हैं। एक तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, लोगों का जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है, शॉर्ट में इसको टी लिख देते हैं, ये इंप्रूव हो जाएगा। लास्टली जो रेवेन्यू है सरकार को वो इकट्ठा मिलना शुरू हो जाएगा, रेवेन्यू का लॉस या फिर करप्शन जो है वो कम हो जाएगा और लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक फैसिलिटी हो जाएगी, एक सुविधा हो जाएगी। अब जिस तरह से ये पूरा का पूरा प्रयोग निकल कर आएगा, ऑब्वियस सी बात है इसको फिर बाद में दूसरे जो शहर हैं, इनफैक्ट हमारी जो दूसरी मेट्रो सिटीज हैं जैसे दिल्ली हो गया, इसके बाद चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, कलकत्ता हो गया, और भी जो दूसरे हमारे बड़े शहर हैं, इंदौर हो गया, इस तरीके के शहरों में भी जो है इसको बेंगलोर हो गया, इसमें रेप्लिकेट किया जा सकता है। तो एक अच्छी स्कीम है हमारे लिए,
ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूपीएससी में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये मुंबई वन क्या है, या फिर ये मुंबई वन कार्ड जो है वो बेसिकली क्या है, कितने इलाके में जो है इसका इस्तेमाल होगा। तो याद रखना है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में इस्तेमाल होगा। किस चीज के लिए इस्तेमाल होगा, तो रेल आपका सब अर्बन रेलवे से लेके आपका जो सिटी बसेस तक है, सारे के सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आप इसका यूज कर सकते हो। यही क्वेश्चन जो है उठाकर आपसे एसएससी में भी पूछा जा सकता है, और यही क्वेश्चन फिर रेलवे के जो एग्जाम्स हो गए और बाकी जो एग्जामिनेशन है वहां पर भी एक एमसीक्यू के रूप में आ सकता है। तो ये एक अच्छी न्यूज है, अगर आई तो सीधे सीधे आपका फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाएगा, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, और सीधे सीधे आपको जो भी मार्क्स वगैरह हैं वो डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएंगे। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस अपने को याद रखना है कि मुंबई वन कार्ड क्या है और क्या पर्पस के लिए इसको लाया गया। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। एंड इस समाचार में हमको बात करनी है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव के बारे में। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ग्लाइड बॉम्ब क्या होता है, उसके बाद में फिर हम लोग समाचार डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरह से आपको समझ में आएगा। सपोज़ कर लीजिए कि ये कोई दुश्मन की कोई बहुत हाई इंपॉर्टेंस की बिल्डिंग है, लेट्स से उनका कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी अपन मान लेते हैं। अब अगर आपको इसको पूरी तरह से निस्तनाबूद करना है और इसके लिए अगर आप एयर अटैक करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आपका जो फाइटर जेट है वो इसके जस्ट ऊपर तक जाए और उसके बाद में फिर इसके ऊपर बॉम्ब ड्रॉप करे एंड उसके बाद वहाँ से निकल आए। अब ये जो बॉम्ब है ये इस बिल्डिंग को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर देगा। अब प्रॉब्लम यह है, या फिर यूँ कहना चाहिए कि रिस्क ये है कि अगर ये दुश्मन की बहुत हाई इंपॉर्टेंस की वैल्यू या बहुत हाई वैल्यू की अगर ये बिल्डिंग है तो वो इसकी सुरक्षा के लिए इंतजाम भी करके रखेगा। उसने यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा के रखे होंगे, उसके अपने फाइटर जेट्स भी जो हैं तैयार होंगे कि जैसे ही कोई अगर इस क्षेत्र में घुसता है, उनकी रडार्स की रेंज में आता है, तो वो लोग भी एयर में आ जाएंगे और रोकने की कोशिश करेंगे हमारे जो जेट्स वगैरह हैं उसको। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के मिशंस में आपका जो फाइटर जेट है और आपका जो पायलट है उसके ऊपर रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। उस यहाँ यूँ कहना चाहिए कि ऐसे मिशंस का रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई है। अब ऐसी परिस्थिति में किया ये जाता है, यहाँ पर अगर हम लोग कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें, कुछ इस तरीके की सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दें कि हमारे फाइटर जेट को इसके जस्ट ऊपर जाके बॉम्ब ना गिराना पड़े, वो एक सर्टेन डिस्टेंस से जहाँ पे वो दुश्मन के फाइटर जेट्स और उनके एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर हो, वो वहाँ से अगर बॉम्ब को लॉन्च कर दे और बॉम्ब उसके बाद में अपना रास्ता खुद तलाशता हुआ, ताकि वो भी एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में ना आ सके, वो भी जो है आपके फाइटर जेट्स वगैरह को चकमा दे सके, अपना रास्ता तलाशते हुए धीरे धीरे जो भी उस पाथ है उसको लेते हुए अगर वो टारगेट को हिट करे, तो इस तरीके के जो बॉम्ब्स होते हैं इनको बोला जाता है ग्लाइड बॉम्ब्स। फिर समझ लीजिए कि एक ऐसा बॉम्ब या फिर एक ऐसा वेपन जिसको आपके फाइटर जेट ने एक सर्टेन डिस्टेंस से लॉन्च किया और उसके बाद में टारगेट को हिट करने के पहले उसने अपना एक पाथ लिया है और वो पाथ वो खुद डिसाइड करता चला जा रहा है और करते करते अल्टीमेटली उसने जाके आपके टारगेट को हिट किया है। और वो पाथ उसने इस तरीके से लिया है ताकि दुश्मन उसको रोकने के लिए जो भी आपके वेपन्स वगैरह का इस्तेमाल करे उन सबको चकमा दे सके और उसके बाद जाके वो अपने टारगेट को हिट कर सके। तो इस तरीके के जो बॉम्ब्स होते हैं उसको बोला जाता है ग्लाइड बॉम्ब। अब ये फोटोग्राफ जो है मैंने यहाँ पे लगा रखी है, फोटोग्राफ में आपको दिख भी रहा होगा कि इसके ऊपर ये विंग्स लगे हुए हैं। बेसिकली जो बॉम्ब है वो इस पोर्शन में जो भी एमिनेशन वगैरह है जो जाके अल्टीमेटली दुश्मन का जो भी टारगेट है उसका निस्तनाबूद करेगा वो इस इलाके में है। बट उसके साथ ही साथ एक और चीज़ है कि इसमें एक ग्लाइडिंग मैकेनिज्म भी दिया हुआ है और साथ ही साथ आपको अगर कहीं बचना है, अगर आप इस पर्टिकुलर बॉम्ब को हवा में उड़ाने के लिए अगर दुश्मन अपनी तरफ से कोई अगर मिसाइल्स वगैरह लॉन्च करता है तो उससे कैसे क्या बचना है, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर वगैरह भी अगर फिट किया जा सकता है तो उसकी भी व्यवस्था इसमें की जा सकती है। अपने आप में छोटा सा एक मिनी एयरक्राफ्ट जैसा आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके के जो बॉम्ब्स होते हैं इनको बोला जाता है ग्लाइड बॉम्ब्स। अब समाचार यह है कि डीआरडीओ ने भारत का पहला इंडिजिनस जो है ग्लाइड बॉम्ब बनाकर तैयार किया है जिसका वजन है 1000 किलो और इसका नाम रखा है गौरव। अब ये बॉम्ब तो पहले ही बन चुका था मगर इसको क्योंकि लॉन्च आपको फाइटर जेट से करना पड़ेगा तो फिर उसके आपके रिलीज ट्रायल्स भी जो हैं वो कंडक्ट किए जा रहे थे। उन रिलीज ट्रायल्स को जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं हमारे उसके ऊपर 8 से लेकर 10 अप्रैल के बीच में टेस्ट किया गया था और ये टेस्टिंग जो है सक्सेसफुल रही है। तो ये अपना समाचार है कि डीआरडीओ ने जो अपने ग्लाइड बॉम्ब्स बनाए थे, जो ग्लाइड बॉम्ब बनाया है इंडिजिनसली जिसका वजन 1000 किलो के आसपास है, जिसका नाम रखा गया है गौरव, इसकी सक्सेसफुल टेस्ट आपकी जो रिलीज ट्रायल्स हैं या जो रिलीज टेस्टिंग है वो सुखोई MKI फाइटर जेट के ऊपर कर ली गई है। द ट्रायल सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड रेंज क्लोज टू 100 किलोमीटर विथ अ पिन पॉइंट एक्यूरेसी। इसका मतलब यह है कि इन ट्रायल्स में अपने को एक बात ये पता चली है कि अपना जो भी टारगेट है उससे लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस से अगर हम लोग इस बॉम्ब को लॉन्च करें तो ये एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में जिस भी टारगेट को हमने लॉक करके
उस बॉम्ब को मारा होगा एग्जैक्टली उसी पर जाकर वो जो है 100 किलोमीटर की दूरी से जो है वो जाकर इसको हिट कर सकता है। अब ये जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये एक मेजर एडवांटेज है। सोच के देखिए, आपका फाइटर जेट ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर जाता है और उसके बाद उस टारगेट को हिट करता है, तो उसके ऊपर रिस्क फैक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बट वो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस से अपना ये बॉम्ब मार देगा और ये जो बॉम्ब है अल्टीमेटली 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में आपके टारगेट को जो है हिट कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे जो रिस्क फैक्टर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, हमारे पायलट की जो सेफ्टी है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वॉर्स वगैरह के टाइम पीरियड में। तो 100 किलोमीटर की इसके पास में पिन पॉइंट एक्यूरेसी है। और अब ये ट्रायल्स क्योंकि कंप्लीट हो गए हैं तो इसके बाद में इंडियन एयरफोर्स में इसका इंडक्शन जो है उसकी शुरुआत की जा सकती है। और जो हमारे अलग अलग फाइटर जेट्स वगैरह हैं, क्योंकि प्राइमरीली हमारे जो फाइटर जेट्स हैं उसमें सुखोई जो हैं हम प्राइमरीली इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो राफेल है और जो आपकी मिराज 2000 है, मिग 29 है, उनके साथ में भी जो है फिर इनको इंटीग्रेट करने की अब शुरुआत हो पाएगी प्राइमरीली, क्योंकि हम अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो बेसिकली सुखोई के साथ में ही करेंगे, या सबसे ज़्यादा अगर इसका इस्तेमाल होगा तो वो सुखोई के साथ में होगा। तो इसके ऊपर टेस्टिंग जो है ज़रूरी थी और वो सक्सेसफुल हो गई है, तो वो जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। एंड इसी के साथ में कहीं ना कहीं जो देश की सुरक्षा है उसको और ज़्यादा मजबूती मिली है, और ज़्यादा जो है हमारा डिफेंस इस पर्टिकुलर बॉम्ब के आने से मजबूत हुआ है। तो ये तो हो गया अपना समाचार। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे कैसे बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब होता क्या है। तो अपने को याद रखना है कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब वो होता है जिसको आप एक सर्टेन डिस्टेंस से लॉन्च कर सकते हो और उसके बाद में ये अपना रास्ता खुद बनाते हुए जाता है और टारगेट को हिट करता है। पहली चीज़, कन्वेंशनल बॉम्ब्स जो होते हैं उनकी अपेक्षा इसका जो पाथ होता है वो अलग होता है। जैसे लेट से आपने कन्वेंशनल बॉम्ब लॉन्च किया तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाते हुए जाएगा, पैराबोला बनाते हुए जो है वो हिट कर देगा। मगर इसके साथ में ऐसा नहीं है, इसका पाथ जो है डिपेंडिंग अपॉन कि इसके सेंसर्स वगैरह भी जो आपका पकड़ेंगे कि इसके ऊपर और कितने जो हैं काउंटर वेपन्स लॉन्च कर दिए गए, अकॉर्डिंगली ये मनूवर करता हुआ जो है जाता है। तो इसका जो पाथ है एक तो कन्वेंशनल बॉम्ब्स वगैरह की अपेक्षा अलग होता है। दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो आपका लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब बनाया गया है जिसका नाम गौरव है, इसकी रेंज कितनी है। तो अपने को याद रखना है इसकी रेंज 100 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर इसका वजन है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 1000 किलो के आसपास का ये अपना वजन है इस पूरे के पूरे बॉम्ब का, मगर इसकी रेंज जो है वो 100 किलोमीटर है। इसको 100 किलोमीटर के डिस्टेंस जो है आप मार सकते हो, तो आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि इस डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस से मारोगे तो ये गिरेगा नहीं, मगर यह है कि फिर एग्जैक्ट एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा। 100 किलोमीटर से 100 की जगह 120 से मारोगे तो पता चला पिन पॉइंट एक्यूरेसी की जगह 100 मीटर या 150 मीटर या 200 मीटर का आपका जो है डिफरेंस आ गया इस तरीके से, मगर 100 मीटर की आपको एग्जैक्ट एक्यूरेसी मिलेगी। बनाया किसने है, नाम याद रखना है, DRDO ने जो है इसको बनाकर तैयार किया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंडिजिनसली बनाया गया है, पूरी तरीके से स्वदेशी है। ठीक है जी, पूरी तरीके से स्वदेशी है। एंड एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो आपके आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया जो है उसको इसकी मदद से बूस्ट मिलता है। और ये भी हो सकता है कि कल को अपने जो आपके जो मित्र देश हैं उनमें से कुछ को हम लोग उसको एक्सपोर्ट भी कर दें, तो इससे अच्छा खासा पैसा भी कमा लें। तो गौरव ना सिर्फ हमारे देश का गौरव बढ़ा है, बट साथ ही साथ हमको डॉलर वगैरह भी कमा कर दे। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कमाऊ सपूत हो जाएगा फिर ये हमारे देश के लिए। बहरहाल जो भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर जो डिफेंस के एग्जाम है। NDA जो अगला होगा आपका NDA 2025, CDS 2 का पेपर जो होगा, CAPF हो गया। इसके अलावा UPSC में भी पूछा जा सकता है, UPSC 25-26 दोनों में से किसी में आ सकता है। SSC के एग्जाम हो गए, रेलवे के पेपर हो गए। कुल मिला के 100 बात की एक बात, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करनी है और याद अपने को रखना है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो अगला समाचार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स या EVM के बारे में है। हमारी जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने रिसेंटली एक बयान दिया है कि जो भारत में EVMs या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होती हैं ना तो उनको हैक किया जा सकता है और ना उनको टैंपर किया जा सकता है। ये बयान हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया। अब समाचार ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं जिनका नाम तुलसी गैबर्ड है, उन्होंने अपने देश के लिए बोला था। मैं एक बार हाईलाइट करके बता दूं कि यहाँ पे इंडिया की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हो रही है। और USA की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं जिनका नाम तुलसी गैबर्ड है, उन्होंने अपने देश के लिए ये बोला था कि उनके देश में जो भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल हो रहा है वो सारे के सारे सिस्टम्स हैक किए जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं उनके पास इस चीज़ का कुछ एविडेंस आया है और इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स वगैरह को हटाकर पूरी की पूरी जो वोटिंग है वो पेपर बैलेट्स पे करवाई जाना चाहिए। ये उन्होंने अपने देश के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो इलेक्शंस हैं उनके बारे में ये बयान दिया था। मगर जैसा कि होता है हर बार, जैसे ये बयान आया तो उसके बाद अपने देश के जो कुछ लोग हैं, खासतौर पर जो लेफ्टिस्ट हैं या फिर अब ऐसी पार्टियां जिनको जीत नसीब नहीं हो रही, तो वो जो एकदम खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति में है, उन लोगों ने ये फिर हाय
तौबा करना शुरू कर दी कि देखो यार, उनके देश में जो आपका नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर है वो ये बोल रही है कि वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स, अब शब्द पकड़ कर चलिएगा, ये मशीन की बात नहीं हो रही है, सिस्टम बोल रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो है ये वल्नरेबल है और इनकी हैकिंग हो सकती है। तो फिर अपने देश में भी ऐसा हो सकता होगा, और हम लोग भी यही बोल रहे हैं कि ईवीएम वीवीएम जो है छोड़ के अपन भी जो है वापस लौट चलते हैं 1970 के दशक में, और बैलेट से जो है अपन भी वोटिंग कराते हैं। इस तरीके की बयानबाजियां पहले भी हुई हैं और तब भी इलेक्शन कमीशन ने यही जवाब दिया था। अभी भी इलेक्शन कमीशन ने यही बोला है कि भाई हमारी जो ईवीएम्स हैं ना तो उनको हैक किया जा सकता है और ना उनको टेम्पर किया जा सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में जो ईवीएम इस्तेमाल होती है वो एक सिंपल, करेक्ट और एक्यूरेट कैलकुलेटर की तरह है। बात समझिएगा क्या बोला है ईवीएम, जो इलेक्शन कमीशन है उनका कहना यह है भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो एक सिंपल आपका जो कैलकुलेटर आता है उसकी तरह होती है। ना तो इसको किसी इंटरनेट के साथ में कनेक्ट किया जा सकता है, ना आप इसको वाईफाई के साथ में कनेक्ट कर सकते हो, ना आप इसको इंफ्रारेड के साथ में कनेक्ट कर सकते हो, ना किसी और माध्यम से आप इसके साथ में कोई कनेक्शन बना सकते हो। तो जैसे एक आपका सिंपल सा कैलकुलेटर होता है, उसमें आप बटन सेल लगाते हो और उसमें आप कैलकुलेशन वगैरह कर लेते हो, एक सिंपल सी स्टैंड अलोन मशीन है, ठीक है जी, वो एक सिंपल सी स्टैंड अलोन मशीन है। अब उसके पास में कोई सुपर कंप्यूटर रख दो, उसके पास में आप कुछ रख दो, आप उसके पास में कोई इंफ्रारेड रख दो, वाईफाई रख दो, इंटरनेट रख दो, कुछ भी कर लो, उसमें कुछ इस तरीके के मैकेनिज्म्स ही नहीं है कि उसको आप उससे कनेक्ट कर सको, तो फिर आप उसे हैक कैसे कर लोगे। तो हमारा जो आपका ईवीएम है, फोटोग्राफ भी मैंने यहाँ पे लगाई है, उसमें एक आपके पास में वोटिंग मशीन होती है और उसके साथ में फिर एक वीवीपैट भी जो है जोड़ा जाता है। बट ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसमें किसी भी तरह, ये एक आपका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक जो आपका कैलकुलेटर होता है उसकी तरह ये काम करता है, इसको हैक नहीं किया जा सकता, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है। आगे ये बोलते हैं, Election Commission sources said some countries use electronic voting systems which are a mix of multiple systems, machines and processes, including various private networks like the internet। तो वही बात जो इसमें कही है कि हमारे यहाँ इस्तेमाल होने वाली मशीन सिंपल आपके जो कैलकुलेटर्स होते हैं उसकी तरह हैं, जिनको आप कनेक्ट ही नहीं कर सकते किसी और चीज़ के साथ में। मगर कई देश, हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया अमेरिका का, बट बेसिकली इशारा वही है कि कई सारे ऐसे देश या ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स इस्तेमाल करती हैं, मशीन्स नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स इस्तेमाल करती हैं। इन सिस्टम्स में कई सारे मल्टीपल सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है, कई सारी मल्टीपल मशीन्स और कई सारी मल्टीपल प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया जाता है, कई सारी प्रोसेस में प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेट की मदद से उनको कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर वो उनके लिए शायद ये बात सच हो सकती है कि उनके देश में हैकिंग के लिए उनका पूरा का पूरा सिस्टम जो है उसके प्रति वल्नरेबल हो, प्रोन हो, वहाँ पर हो सकता है। बट भारत के केस में ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि एक तो हमारी ईवीएम्स जो हैं वो स्टैंड अलोन सिस्टम्स हैं, उनको कनेक्ट किया ही नहीं जा सकता। ये लोग कई सारे सिस्टम्स या मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं और उन सबको फिर इंटीग्रेट करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर फिर कोई हैकिंग कर सकता हो तो कर सकता हो, हमारे देश में पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में फिर ये कहते हैं, इन इंडिया वाइल प्रेसिंग द बटन ऑफ चॉइस द वोटर कैन ऑल्सो सी द करस्पॉन्डिंग वीवीपैट स्लिप फॉर इन्हेंसिंग हिज हर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। तो इनका ये कहना है कि भारत में इनफैक्ट एक चीज़ और है कि हमारी जो ये आपका ये जो आपकी ईवीएम मशीन है इसके साथ में एक वीवीपैट मशीन भी लगाई जाती है। वीवीपैट का पूरा फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिकेशन पेपर आइडेंटिटी ट्रेल। बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये मशीन पे, जैसे ये आपका ईवीएम मशीन है, इसमें अब आपने कोई रामलाल नाम का बंदा है, उसके नाम के आगे आपने बटन जो है दबाया, तो जैसे ही आपने बटन दबाया तो एक बीप की आवाज़ आएगी और आपका वोट जो है आपका इसका जो सीपीयू वगैरह है इसमें स्टोर हो जाएगा। अब आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि आपने जो रामलाल लाल के नाम के आदमी को वोट दिया था उसी को वोट गया है कि नहीं गया है, इस मशीन के साथ में, इसके साथ में एक वीवीपैट मशीन को भी जोड़ा जाता है, जिसकी फोटोग्राफ यहाँ पे लगी हुई है। इस वीवीपैट मशीन में 10-1 सेकंड के लिए आपके सामने एक पेपर या फिर एक पर्ची आ जाती है, उसके ऊपर जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया उसका नाम लिखा रहता है और उसका साइन या जो भी सिंबल था वो भी लिखा रहता है। जैसे यहाँ पर इसने रामलाल नाम के आदमी की बटन दबाई, उसका जो भी नाम है वो भी उस पर्ची के ऊपर आ जाएगा और वो आपका जो सिंबल है उसको जो अलॉट किया गया है यहाँ पे जो बना होगा वो सिंबल भी जो है यहाँ पर उस पर्ची पर आ जाएगा। 5 से 10 सेकंड तक शायद वो स्लिप रहती है और उसको आप फिर इत्मीनान से देख लो, कंफर्म कर लो और उसके बाद वो पर्ची आपको एक दिखी और उसके बाद वो इसी वीवीपैट की जो मशीन का आपका कंटेनर है उसके अंदर ही अंदर वो गिर जाती है। इस तरीके से आप जो है सेटिस्फाइड हो सकते हो कि आपका जो वोट है वो सही पड़ा है या नहीं पड़ा है। इस तरीके की कोई वेरिफिकेशन की व्यवस्था भी जो है ये दूसरे देशों के आपके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स में नहीं होती। इलेक्शन कमीशन ने इस बात को भी जो है हाईलाइट किया है।
आगे फिर ये कहते हैं कि इनफैक्ट ईवीएम के ऊपर पहले भी जो आपके सवाल वगैरह उठे थे उसके बाद में कई सारे लोग तो भाई आपका कोर्ट चले गए थे। हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स थी उन्होंने लीगल स्क्रूटिनी जो है उसको भी विथस्टैंड किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इनकी पूरी तरीके से चेकिंग करने के बाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बाकायदा अपहेल्ड किया है कि इनमें जो है हमारे जो ईवीएम है वो टेम्पर प्रूफ है, इनके साथ में किसी तरीके का खिलवाड़ नहीं हो सकता। बिसाइड दिस कई सारी आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो राजनीतिक बयानबाजी जो भी आप करते रहो एक अलग बात है, मगर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी हमने कई अलग अलग आपकी इलेक्शन की स्टेजेस पर अपने साथ में जोड़ा है, और उनके सामने भी हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेट कर बताया है, और वो भी जो है इस बात से सेटिस्फाइड है। इनफैक्ट आगे इन्होंने ये भी कहा था कि हमने तो फिर आपका खुला चैलेंज भी दिया था कि ईवीएम हम आपके सामने रख देंगे और उसके बाद में अगर आप हैक कर सकते हो तो करके बताओ। भाई कोई हैक करने के लिए फिर आया ही नहीं, और जो आए थे वो कर नहीं पाए। तो पॉइंट यह है कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं वो पूरी तरीके से एक तो लगातार जो है उनकी आप विश्वसनीयता के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकते, उनको हैक किया नहीं जा सकते, और जिन जिन ने सवाल उठाया है उन सबको सेटिस्फाई किया गया है। हमारे सुप्रीम कोर्ट की लीगल स्क्रूटिनी भी हम लोगों ने करा ली है, एंड हमारा ये सिस्टम बहुत फुल प्रूफ है। दूसरे देशों में जो भी दिक्कत होती है उसके साथ में आप इसको हमारे कंपेयर नहीं कर सकते। आगे फिर वही बात उन्होंने कही कि 5 करोड़ से ज़्यादा जो है आपके वीवीपैट के जो पेपर ट्रेल्स हैं, जो वीवीपैट की स्लिप्स आपकी इकट्ठी होती चली जाती हैं वीवीपैट मशीन के अंदर, उनको बाकायदा वेरीफाई किया गया है, उनको मैच किया गया है कि जितने नंबर ऑफ वोट्स पड़े हैं अलग अलग कैंडिडेट्स को, और उनके फिर जो वीवीपैट की जो स्लिप्स हैं उनको मिलान किया गया है अलग अलग, और एक जगह पे एक आपका जो है एरर नहीं आया। 5 करोड़ के करीब इस तरीके के हम लोगों ने, अभी कितना बड़ा नंबर है 5 करोड़, कई कई देशों की पॉपुलेशन नहीं होती, 5 करोड़ से ज़्यादा वीवीपैट के जो आपके पेपर ट्रेल्स हैं, जो स्लिप्स हैं, उनको हम लोगों ने जो वोट डले थे उसके साथ में मैच करके बताया है पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने, और इस तरीके से हम लोगों ने सेटिस्फाई किया। तो ईवीएम ने हर तरीके की अग्नि परीक्षा दी है, एंड उसके बाद में वो उस पर 100% खरी उतरी है, और उसके ऊपर इसलिए किसी भी तरीके से उसकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो ये बात जो है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कह दी है। अब पूरा समाचार क्या है, तुलसी गाबर्ड ने क्या कहा था, क्यों कहा था, थोड़ा सा उसको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तुलसी गाबर्ड का बेसिकली ये कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो कैबिनेट है, जो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है, उनको ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि अमेरिका में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है वो हैकर्स वगैरह के प्रति, या हैकर्स के जो हमले हैं उसके प्रति वल्नरेबल है, और काफ़ी लंबे वक्त से ये वल्नरेबिलिटी चली आ रही है, और ऐसा इनका मानना है कि इसके चलते जो पूरा का पूरा आपका वोटिंग का प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया जा रहा था, उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, और रिजल्ट्स वगैरह को भी जो है उसके साथ छेड़खानी की जा रही थी। क्योंकि ट्रंप काफ़ी वक्त से चिल्ला रहा है कि 2020 में भाई उसके साथ जो है किसी तरीके का कह सकते हैं कि भेदभाव हुआ था, उसके साथ में एक तरीके का बायस हुआ था, उसके साथ में इलेक्शन का फ्रॉड हुआ था। तो ट्रंप 2020 का इलेक्शन हारने को लेकर काफ़ी वक्त से जो है हायतौबा मचा रहा था। तो उन्होंने अब फिर से जीतने के बाद में 2024 में उसकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने इस बात को जो है कहा है। अब क्या प्रूफ मिले हैं क्या नहीं मिले हैं वो तो उनका देश देखेगा, मगर उन्होंने ये बात कह दी। आगे फिर वो ये कहती हैं, तो क्योंकि अब हम लोगों को ये समझ में आ गया है कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक आपका वोटिंग सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स जो हैं ये क्योंकि वल्नरेबल हैं इस तरीके के अटैक्स को लेकर, इसलिए बेहतर है कि जितना भी आपका पूरा का पूरा इलेक्शन है वो पेपर बैलेट पे करवाया जाए कंट्री में, ताकि जो यूनाइटेड स्टेट्स के इलेक्शंस हैं उसके ऊपर उनके लोगों की का फेथ बना रहे और इन इलेक्शंस की इंटीग्रिटी जो है वो बरकरार रहे। फिर वही जो बात मैंने इस न्यूज़ की शुरुआत में कही थी कि पड़ोसी के घर में जो है बच्चा पैदा होता है, अपने यहाँ जो कई सारे लोग हैं वो छाती पीटने लगते हैं या खुशी मनाने लगते हैं, बस वही वाली कहानी है। ये सारी बात निकल कर आई, यहाँ पे जो लेफ्टिस्ट वगैरह थे वो खड़े हो गए, हाई हाई ईवीएम बेवफा है और इस तरीके की बातें करते हुए। एंड इसी तरह से लास्ट ईयर भी जो है मगर ऑब्वियस ही बात है, ये सारा जब ईवीएम बेवफा है का नारा लगाया जा रहा था तो फिर अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब देना ही था। अब उन्होंने जवाब दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तर्कों का इनके पास में कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये भी पक्की बात है, मगर फिर वही है कि राजनीति करनी है, हाई ईवीएम करना ही करना है, ताकि अगला जो इलेक्शन फिर आएगा उसमें अगर किसी की हार होती है तो उसके बाद में फिर ठीकरा फोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बहाना रहे। मगर ऑब्वियस ही बात है, जिस तरीके का सटीक जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है, तर्क के बेसिस पर उसको कोई काट नहीं सकता। इसी तरह से पिछले साल इलॉन मस्क जो है, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है और ट्विटर का मालिक है, उसने भी अपने देश के ईवीएम्स वगैरह के बारे में ये बोला था कि भाई हमारे देश में यानी कि अमेरिका जो है उसमें ईवीएम मशीन्स के ऊपर जो है इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ईवीएम की मशीन्स को पूरी तरह से हटा देना चाहिए, पूरे इलेक्शन प्रोसेस से इसको एलिमिनेट कर देना चाहिए। और उसका लॉजिक उन्होंने ये दिया था कि एक तो ह्यूमंस इनको हैक कर सकते हैं, और अगर ह्यूमंस नहीं तो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई की मदद से भी इनको हैक किया जा सकता है। फिर वही बात कि वो अपने देश की बात कर रहा था और हमारे देश में फिर जो है कुछ लोग ईवीएम को लेकर छाती पीटने लगे कि अगर इलॉन मस्क ने कह दिया कि अमेरिका में हो सकता है तो फिर हम तो थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं, हमारे यहाँ भी हो सकता है इस तरीके। और उस वक्त क्या 2024 के इलेक्शंस चल रहे थे तो ये खबर और ज़्यादा जो है उठी थी और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो है शोर शराबा मचा था। तब भी हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उस वक्त के राजीव कुमार साहब, उन्होंने मिस्टर मस्क के क्लेम को रिस्पॉन्ड करा था और ये बोला था कि अ ग्लोबल आईटी एक्सपर्ट सेड ईवीएम कैन बी हैक्ड while our elections were going on. They, that is United States, don't have EVMs, they have electronic voting mechanisms. तो तब भी हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स उनका यही कहना था कि भाई ये जो व्यक्ति कह रहा है कि उनके यहाँ पे EVMs हैक हो सकते हैं, तो पहली बात तो ये कि वो लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं जिसका पार्ट EVM है। बात को समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैकेनिज्म करके पूरी की पूरी एक व्यवस्था बनाई गई है। इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैकेनिज्म में जो EVMs इस्तेमाल होती हैं वो इंटरनेट के साथ में जुड़ती हैं और बाकी सारे उनके प्रोसेस वगैरह हैं, वहां पर हैकिंग हो सकती होगी, ऐसा वो लोग कह रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैकेनिज्म है, वो सिंपल एक मशीन नहीं है जैसी मशीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो अपने आप में एक स्टैंड अलोन मशीन हो और उसको किसी भी तरीके से कोई आपका जो है वर्चुअल या कोई डायरेक्ट कनेक्शन जो है उसके साथ में नहीं स्थापित किया जा सकता हो। इस तरीके की मशीन्स उनके पास में नहीं है, हमारे पास में इस तरीके की मशीन्स हैं, इसलिए इनको हैक नहीं किया जा सकता और इसलिए हमारे जो ईवीएम्स हैं और हमारी जो इलेक्शन की इंटीग्रिटी है उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। इस तरीके का जो है बयान उनके द्वारा दिया गया था। खैर पॉइंट यह है कि ये पूरी की पूरी जो खबर है इससे फिर वही बात साबित होती है कि भाई हमारा जो पूरा का पूरा जो इलेक्शन का सिस्टम है, भारत में इतने तमाशे हो जाने के बाद में भी एक इंस्टीट्यूशन जिसकी निष्पक्षता के ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता, जिसकी एफिशिएंसी पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, वो है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इतने तमाशे हो गए भारत में, इतने अप्स एंड डाउन्स आए, मगर उसके बाद में भी हमारी इलेक्शंस की इंटीग्रिटी जो है वो बनी हुई है और वक्त के साथ में ये मजबूत हुई है। पहले होता है, मैं इनकार नहीं करता इस बात से कि बूथ कैप्चरिंग भी हुई है और 10 तरीके के दूसरे नाटक हुए हैं, मगर वक्त के साथ में जैसे जैसे भारत मजबूत हुआ है वैसे वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी मजबूत हुआ है और वैसे वैसे हमारी जो आप इस तरह से कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी की जो जड़ें हैं और ज़्यादा मजबूत होती चली गई हैं। एंड इनके साथ में मेरा मानना है कि खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरीके की गलत बयानबाजी सिर्फ राजनीतिक माइलेज या एडवांटेज उठाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसा उस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। बहरहाल यहाँ से फिर वही बात निकल कर आती है, अगर ईवीएम के ऊपर सवाल पूछा जाए कि ईवीएम किस तरीके की मशीन्स हैं तो अपने को याद रखना है स्टैंड अलोन मशीन्स हैं जिनको किसी भी तरीके से इंटरनेट की से वाईफाई से या इंफ्रारेड के साथ में कनेक्ट नहीं किया जा सकता। एक ईवीएम का जो पूरा आपका सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो आपके पास में ये वोटिंग मशीन होती है जिसके ऊपर आपके जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके नाम और उनके सिंबल लिखे रहते हैं, उनके सामने ये बटन्स बनी होती हैं और ये लाइट बनी होती है। जैसे ही आप किसी कैंडिडेट के नाम के आगे क्लिक करते हो तो वो बटन जलती है और बीप की आवाज़ आती है और आपका वोट जो है इसकी सीपीयू में कैद हो जाता है या कनेक्ट हो जाता है, इसमें जो है रिकॉर्ड हो जाता है। इसी के साथ में फिर इसके साइड में एक वीवीपैट लगा होता है जिस पर आपका जो भी कैंडिडेट को आपने वोट दिया उसकी शक्ल, उसका सिंबल और बाकी जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है वो 5 से 10 सेकंड के लिए आपके सामने आती है। उसको आप देखकर अपना श्योर कर लो कि आपने जिसको वोट दिया है उसी का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पर्ची, और उसके बाद वो इसके अंदर गिर जाती है। बाद में अगर किसी को तकलीफ है, कोई दिल जला खड़ा हो जाता है कि सोनम गुप्ता बेवफा है, मेरा इलेक्शन जो है मुझसे छीना गया है, तो ऐसी कंडीशन में फिर वो जो वीवीपैट है उसके इलेक्शन में जितने इलाकों में वोटिंग हुई थी वहाँ के फिर वीवीपैट निकाले जाते हैं और उन सारी वीवीपैट्स में जितने वोट्स पड़े थे उनका मिलान किया जाता है और जो एक्चुअल में आपकी ईवीएम में वोट्स उसके नाम पे आए थे उनके साथ में उनको फिर मिला के फिजिकली बताया जाता है और इस तरीके से भी लोगों को जो है फिर सेटिस्फाई किया जाता है। अपना जो ईवीएम है इसके इस तरीके से 5 करोड़ के करीब हम लोगों ने अलग अलग पेपर ट्रेल अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को करके बताए हैं। 5 करोड़ वीवीपैट्स को 5 करोड़ वोट्स के साथ में मिलान करके बताया है। लीगल स्क्रूटिनी हम लोग विथस्टैंड कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट लेवल लगा चुका है। 100 बात की एक बात ये निकल कर आती है कि हमारा जो पूरा का पूरा इलेक्शन सिस्टम है वो ही मैन है और उस ही मैन को आप पोलियोग्रस्त मैन बताने की कोशिश कर पॉलिटिकल माइलेज उठाने के लिए जो गलत एक मैसेज भेज रहे हो वो आपने नहीं करना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं देश की सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे विश्वसनीय आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूट की गरिमा को जो है ठेस पहुंचती है और इससे फ़ायदा किसी को कुछ मिलता नहीं। बहरहाल दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़, आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग 13 अप्रैल 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें एंड मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।